नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 पाठ 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा समझाएंगे। प्रस्तुत जीवनी में भारत को अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनका बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले महान सपूत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का लेखा जोखा है। इन्होंने आज विश्व अणुशक्ति संपन्न गिने चुने राष्ट्रों में सामान्य स्थान प्राप्त है। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जाकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफ़िन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। माताएं अपने घर में काम में लगी थी। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गए। आकाश में बिजलियों की सी कौन से भरा उठा एक कर्णभेदी धमाका हुआ और फिर सब वो सफ़ेद धुएं के बादल आकाश में मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर। यह सब कैसे हुआ बच्चे? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणुबम का विस्फोट था, जिस कुछ क्षणों में ही नगर की काया पलट दी थी। विज्ञान अभिशाप भी है, वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संसार सोच भी नहीं सकता है कि अणुशक्ति का उपयोग दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई है। और इसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ। उनके पिता श्री J.H. भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से थे। उन्हें बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्राय रोते रहते थे। उनके पिता परेशान रहते थे, यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से बहुत राय ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में आया। उनके सामने ग्रामोफोन बजा के गाने बजाने लगे। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ, यानी बहुत ही अच्छा हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन रहा। उन्हें पाश्चात्य राग रागिनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में कैंड्रेल और जॉन कॉनन हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने लिखने में तेज वे थे ही। उन्हें 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हुआ और लाचार होकर उन्होंने स्थानीय एलिस विंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहाँ से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय की ISC परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे वहाँ से सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में थे। अब वे कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केयस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस प्रकार वो सबसे आगे पढ़ने में बहुत तेज थे। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे उच्च अंक प्राप्त किए। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को अच्छे अंकों से पास होना था।
तो अच्छे अंक से पास हो गए और उन्होंने के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केएस कॉलेज में सन 1930 में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई और कैम्ब्रिज के पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणों की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर मिला। इस छात्रवृत्ति के समाप्त होने पर उन्हें सन 1934 में 3 वर्ष के लिए सर आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर सन 1937 में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच सन 1941 में उन्हें कैंटो में पीएच की उपाधि भी मिली। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इसी बीच सन 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एटमस पुरस्कार मिला और सन 1941 में वे कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSc की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। वे सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया गया। उसी वर्ष के अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बम्बई में सर दोराब टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बंगलौर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डायरेक्टर होकर बम्बई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। इस संस्था से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यहीं से प्रारंभ हुआ। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना और डॉक्टर भाभा को अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ अणुशक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालक का काम भी देखते थे और ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्राम्बे के संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही इन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी गौशाला के गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर था। लोगों ने उसकी सराहना की यानी बहुत ही प्रशंसा की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था, यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। इसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देख
कर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाइए। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचा एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के वन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम है। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम से जिनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भामा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वही टकराकर नष्ट हो गया और भारत विज्ञान जगत का वह ज्वालल्यमान नक्षत्र बुझ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं, विश्व को एक महान क्षति पहुंची। वे अब नहीं रहे, परंतु उनकी विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के रूप में अमर रहेगी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सरल ज्ञान देते थे और वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। शब्दार्थ और टिप्पणी, मुहावरे और अभ्यास के जो प्रश्न हैं, स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 आपको अपनी कॉपी में करना है।